हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए द हाफ मून थीफ के पार्ट 43 को शुरू करते हैं। जहान हाओ शान और फेंग मिंगजिन के साथ चला गया, लेकिन इबो उसकी आंखों से झलकता हुआ गुस्सा देखने में कामयाब रहा। इट्स टाइम माय सन, जेम्स वांग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपने हाथ में पड़ा हुआ बॉक्स खोला जिसमें म्यांमार का ताज रखा हुआ था। इबो, इसे अपने सर पर पहन लो, जरा देखो तो मैं तुम कैसे लगते हो म्यांमार के राजा बनकर, जेम्स वांग ने कहा। जब इबो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला, कहते हुए जेम्स वांग ने अपने गुस्से को दबाया और ज़बरदस्ती इबो के सर पर वो ताज रखा। एक कदम पीछे हटकर उसने इबो को चमचमाती हुई आंखों से देखा। ऐसा लग रहा था जिंदगी में पहली बार जेम्स वांग इबो पर नाज कर रहा है। तभी कोई आकर बोला, सर, वक्त हो गया है। जेम्स वांग ने इबो को कंधे से पकड़ लिया और आगे धक्का दे दिया। इबो अब एंट्री स्टेज के बिल्कुल सामने खड़ा था। जेम्स वांग ने उसे धमकी देते हुए कहा, भूलकर भी यहाँ पर गड़बड़ करने के बारे में मत सोचना। अभी तुम एक स्कूल जाने वाले वांग इबो नहीं रहे हो, बल्कि तुम म्यांमार के किंग के रूप में प्रेजेंट हो रहे हो। तो काफ़ी सारे फोटोज़ के लिए तैयार रहना, जो कल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर होंगी, समझ गए? यस फादर, इबो ने जवाब दिया। तभी काउंटडाउन स्टार्ट हुआ। 0 पर ख़त्म होते ही सभी पर्दे उठ गए और इबो चलते हुए स्टेज के बीचों बीच आकर खड़ा हुआ। उसके सर पर क्राउन भारी हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने मैनेज किया। उसके सामने काफ़ी सारे लोग थे, रिपोर्टर्स थे, मॉडरेटर्स थे, ईफे, उसके फादर और जेम्स वांग भी थे। सभी की नज़रें सिर्फ और सिर्फ इबो पर ही थी। अगर कोई नहीं था तो सिर्फ शाहजहान, जिसे इबो की नज़रें ढूंढ रही थी। पर उसे पता था इस वक्त शाहजहान फेंग मिंगजिन और हाओ शान के साथ पार्किंग प्लेस में उन्हीं का इंतज़ार कर रहा है। तभी ईफई आगे चलती हुई आई। वो बड़ी बड़ी आंखों से इबो की तरफ देख रही थी। इबो के सामने आकर खड़े होते हुए उसने अपना दाहिना हाथ इबो के गाल पर रखा और बोली, तुम बिल्कुल किंग लग रहे हो इबो, मेरे किंग। ईफे ने तुरंत इबो के गले में हाथ डालकर उसे पैशनेटली किस करना शुरू किया। ये बात इबो को बिल्कुल पसंद नहीं थी, इतने सारे लोगों के सामने शेमलेसली ऐसे किसी लड़की को किस करना। लेकिन इस बार इबो खुद चाहता था ईफे उसे किस करे, और वो भी बहुत पैशनेट, क्योंकि इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे होने वाले थे। जान बहुत ज़्यादा जेलस होने वाला था, क्योंकि वो यहाँ पर प्रेजेंट हो या ना हो, उसे ये न्यूज़ देखनी पड़ेगी और तुरंत इबो को डिसइंफेक्ट भी करना पड़ेगा। इबो से अब वेट नहीं हो रहा था खुद को साफ करवाने का। वो चाहे कितना भी चाहे, लेकिन फिर भी ईफे को वो किस रिटर्न नहीं कर पाया। अगले 2 घंटे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती रही। ईफे ने उससे वादा किया था कि वो उसे और टॉर्चर नहीं करेगी, पर फिर भी इबो को यह सब सहना पड़ा। रिपोर्टर्स काफ़ी कुछ सवाल पूछ रहे थे, जैसे कि क्या तुम खुश हो? इतना एक्सपेंसिव क्राउन पहनकर कैसा लग रहा है? अपने फियांसे को लेकर तुम्हें क्या फील होता है? क्या तुम शादी के लिए तैयार हो? क्या तुमने बच्चे प्लान किए हैं? और ऐसे ही बहुत कुछ। ईफे ने एक पल के लिए भी इबो का हाथ नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद भी। इबो देख पा रहा था ईफे उसे बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे जाना पड़ा, क्योंकि कल दोपहर 3:30 बजे की फ़्लाइट थी। जब उसके सर से ताज उतारा गया, सिर्फ और सिर्फ जेम्स वांग की आंखों में नाराज़गी दिख रही थी। जेम्स वांग उसे वापस से अपनी कार की तरफ ले आया, जहाँ पर इबो ने पैसेंजर सीट पर जान को बैठे हुए देखा, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। जेम्स वांग ने फेंग मिंगजिन को इबो को घर ले जाने के लिए कहा। साथ में ये भी अनाउंस किया कि कल से इबो की अपने फियांसे के साथ एक बहुत लॉन्ग डेट होने वाली है। घर पहुंचते फिर से एक बार जेम्स वांग ने शाहजहान को इबो पर नज़र रखने का काम दिया, ताकि कल दोपहर तक इबो किसी के भी सामने ना आए। साथ में सभी सर्वेंट्स को इबो को देखने से भी मना कर दिया। वो आगे बोले, इबो के म्यांमार जाने के बाद जान जोई के घर पर नज़र रखेगा, और जैसे ही इबो वापस आएगा, जान अपनी पोजीशन पर भी वापस आएगा। इस बात से जान बिल्कुल शॉक हो गया, पर उसने ये बात अपने चेहरे पर नहीं दिखने दी। तभी इबो ने पूछा,
क्या आप अब भी उस पर नज़र रख रहे हैं? और क्या मेरे बॉडीगार्ड्स मेरे साथ नहीं आएंगे? तो जेम्स वांग ने कहा, पैलेस में बहुत सारे गार्ड्स हैं, इसलिए मिस्टर शाओ का वहाँ पर कोई काम नहीं है। और मैंने पहले ही कह दिया है, मैं उन लोगों का पीछा तब तक करता रहूँगा जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। इसलिए बेहतर होगा कि तुम सलीके से रहो। इस पर ईबो दांत पीसने के अलावा और कुछ नहीं कर पाया। ईबो भी ये सब सोचते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। पहले तो उसे जान से अलग रहना पड़ेगा, ऊपर से जूही अभी भी सेफ नहीं है। अभी भी उसके फादर उसके जान के लिए खतरा बने हुए हैं। अब तक उन्होंने सब कुछ अपनी मर्जी से ही किया था, लेकिन आज ईबो को ऐसा लग रहा था वो खुद अपने हाथों से अपने फादर को मार डाले। मिस्टर शाओ, आपको अपनी ड्यूटी समझ आई? जेम्स वांग ने पूछा। यस सर, जहान ने बिल्कुल शांति से जवाब दिया। ईबो अपना गुस्सा पी गया। चलो, कम से कम एक बात तो सही है कि जोई और युआन पर नज़र रखने वाला जहान है, जिस पर वो खुद से भी ज़्यादा भरोसा करता है। जेम्स वांग के ऑफिस में जाते ही जहान ईबो को लेकर उसके कमरे में आ गया। दरवाज़ा बंद करते हुए जहान बोला, तुमने ये जानबूझकर किया ना? हाँ। क्या अब तुम मुझे डिसइंफेक्ट करने जा रहे हो? ईबो ने पूछा। ज़रूर ईबो, जहान उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। तो ईबो ने कहा, ठीक है फिर, मैं तुम्हारा ही हूँ। जहान ने कहा, ईबो, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रफ हो जाऊँ तो तुम सीधा मुझसे कह सकते हो। इसके लिए मुझे जेलस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने दोबारा कभी ऐसी कोशिश की तो तुम्हें मेरी डार्क साइड देखनी पड़ेगी। ईबो ने इसे एक चैलेंज की तरह लिया और कहा, अच्छा लगा यह सुनकर। मुझे भी तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है। जहान ने जोर से मौन करते हुए ईबो को बेड पर फेंक दिया। ईबो गहरी सांसें लेता हुआ बोला, जहान का दरवाज़ा खुला है। जहान ने गहरी आवाज़ में कहा, अच्छा, तो फिर तुम्हें शांत रहना चाहिए। लेकिन जहान के रहते हुए ईबो कैसे शांत रह पाएगा? ईबो उसे और भी डिमांड करने लगा। तब जहान ने कहा, ईबो, क्या तुम इससे सेटिस्फाइड नहीं हो? तो ईबो ने कहा, आने वाले वीकेंड के लिए तुम्हें अभी पेनल्टी देनी होगी जहान का। जहान ने दांत पीसते हुए अपनी स्पीड बढ़ाई। तभी उन्होंने देखा एक मेड दरवाजे पर खड़ी है जो शॉक होकर उनकी तरफ ही देख रही है। ये वही मेड थी जिसे जहान ने कुछ दिनों पहले किस किया था। ईबो ने जहान को रुकने के लिए कहा, लेकिन जहान ने दांत पीसते हुए अपनी स्पीड और बढ़ाई। वो मेड दरवाज़ा तुरंत से बंद करके वहाँ से भाग गई। ईबो ने कहा, जहान का, उसे रोको। तो जहान ने कहा, ये उसकी गलती है कि वो तुम्हारे कमरे में आई, क्योंकि तुम्हारे कमरे में किसी को भी आना अलाउड नहीं है। अगर उसने आवाज़ की तो उसे अपने जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। अब जाकर ईबो रिलैक्स हुआ। तो जहान ने कहा, एक और राउंड? मैं अभी भी भूखा हूँ। तो ईबो ने कहा, खाने के बारे में क्या ख्याल है? क्यों ना खाने के बाद हम तुम्हारी स्टोरी पर फोकस करें? तो जहान ने कहा, मुझे लगा तुम भूल चुके होंगे और हम अपना काम जारी रखेंगे। लेकिन ईबो ने उसे रुकने के लिए कहा। लेकिन जहान ने ईबो को एक और राउंड के लिए मना ही लिया। लेकिन तभी जहान का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। जहान ने कॉल उठाते हुए गालियाँ देना शुरू किया। ईबो को समझ आया कि कॉल पर हाओ शुआन है। इस बीच जहान ने अपनी स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं की थी। जहान हाओ शुआन पर चिल्ला रहा था कि उसने उससे झूठ क्यों बोला कि वो उस नौकरानी के साथ सोया है। फिर उसने कहा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, तुम झूठ बोले बिना भी ये काम कर सकते थे। तुम सिर्फ मुझसे कुछ महीनों से बड़े हो, खुद को 30 मार का समझने की ज़रूरत नहीं है। अब जहान का गुस्सा और स्पीड दोनों धीरे धीरे कम होने लगे। लेकिन ईबो इस बात से बहुत गुस्सा हो गया और जहान के हाथ से फ़ोन छीनने की कोशिश करने लगा। तो जहान ने हंसते हुए हाओ शुआन से कहा, जल्दी बताओ क्या काम है, मेरा बेबी बहुत भूखा है। शायद हाओ शुआन को कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए जहान ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। ईबो इम्पेशेंट होते हुए जहान को जगह जगह पिंच करने लगा। जहान ने हाओ शुआन को जल्दी अपनी बात ख़त्म करने के लिए कहा। इधर ईबो के हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अभी ईबो को हाओ शुआन की हंसी कॉल पर सुनाई दी। जहान ने फ्रस्ट्रेशन में कॉल कट करते हुए कहा, तुम्हें जो करना है करो, अब मुझे शांति से रहने दो। अब जहान ईबो की तरफ देखते हुए बोला, इतनी जल्दबाजी क्यों? तब ईबो ने कहा, जल्दी ख़त्म करो, मुझे तुम्हारी स्टोरी सुननी है। अभी वो जहान की बाहों में सोया हुआ था। जहान ने कहा, कहाँ से शुरू करें?
तभी वो आंखें रोल करता हुआ बोला, शुरू से शुरू करते हैं। तो जहान चकल करते हुए बोला, अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया, वरना मैं डायरेक्ट एंड पे आ जाता। ईबो ने कहा, शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है, चलो शुरू करो। तो जहान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जब मैं पैदा हुआ तब मैंने पाया मेरा पूरा परिवार राजनेताओं से भरा हुआ है। ईबो ने जवाब में कहा। तो जहान ने कहा, देखो मेरा मजाक मत बनाओ। तो ईबो ने कहा, सॉरी, मैंने ऐसा सोचा नहीं था। तो जहान ने कहा, पर ये बिल्कुल सच है, मेरे परिवार में हर पीढ़ी में कोई ना कोई राजनेता बना है, वो भी सक्सेसफुल। जहान ने कहा, मेरी मॉम टीचर थी और फादर पुलिस ऑफिसर। जब मैं 10 साल का था तब वो भी राजनीति में जुट गए। हमेशा घर पर बिजनेस पार्टीज, डिनर्स या फिर बिजनेस ट्रिप्स होते रहते थे। उनके पास मेरे लिए कभी टाइम नहीं था। मेरी देखभाल एक नैनी करती थी, वो भी मुझ पर खासा ध्यान नहीं रखती थी। शायद उसके लिए वो सिर्फ एक अच्छी सैलरी वाला जॉब था। दिन ब दिन मेरे पेरेंट्स और भी ज़्यादा अमीर होते गए। उनके काफ़ी सारे फ़ैन बन गए, सपोर्टर बन गए। जितने वो फेमस होते गए उतना ही उनके पास मेरे लिए वक्त कम होता गया। हम और भी बड़े घरों में शिफ्ट होते गए। मेरे पेरेंट्स चाहते थे मैं एक लीगल एज पर पहुंचने के बाद खुद भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करूं, इसलिए वो हमेशा मेरे ग्रेड्स पर ध्यान देते थे, ना कि मुझ पर। मुझे कितने अवार्ड्स मिलने चाहिए, मेरी रैंक हमेशा फर्स्ट होनी चाहिए, इसी बारे में हमारे बीच में बातें होती थी। और तुमने कहा तुम्हारी ज़िंदगी इतनी ख़राब नहीं थी, ईबो बुदबुदाया। तो जहान शक्ल करते हुए बोला, कम से कम तुम्हारी जितनी ख़राब तो नहीं थी। वो अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हुए बोला, मेरे पेरेंट्स को हमेशा अनोखी चीज़ें जुटाने का शौक़ था, खासकर बहुत कीमती। उन्हें अपनी दौलत दिखाने का शौक़ था, इसलिए मुझे हमेशा वही पहनना पड़ता, वैसे ही रहना पड़ता जैसा वो चाहते थे। इस सब के चलते मेरे भी काफ़ी फॉलोअर्स बन गए, लेकिन वो मेरी दौलत के पीछे थे, इसलिए मैं कभी उनसे दोस्ती नहीं कर पाया। इन सब में एक अच्छी साइड भी थी, काफ़ी सारी लड़कियां भी मेरी फ़ैन थी, और वैसे भी लड़कियों से घिरा रहना इतना भी बुरा नहीं था। इसलिए मुझे मज़े करने के काफ़ी सारे मौके मिले स्कूल में, और फिर स्कूल के बाद भी। लड़कियां मेरे पीछे पागल रहती थीं, खुद से मुझे ऑफ़र करती थी, और मैं अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उनका इस्तेमाल करता था। हॉनी बास्टर्ड, ईबो जहान के कमर पर पिंच करता हुआ बोला। दैट हर्ट्स ईबो। जहान ने कहा, तुमने ही कहा ना तुम मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहते हो। तुम अगर मेरी स्टोरी से गर्ल्स को हटाओगे तो फिर तुम्हें मेरी स्टोरी समझ कैसे आएगी। जहान ने कहा, मुझे फिर भी नफरत है इससे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। ईबो ने कहा। जहान ने ईबो को डीपली किस करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, जेलेसी ईबो सबसे सेक्सी लगता है। अब ईबो ने जहान को कंटिन्यू करने के लिए कहा। तब जहान ने बताया, धीरे धीरे मेरी समझ में आया कि मुझ पर कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है, इसलिए मैंने पढ़ाई करना छोड़ दिया। मेरे ग्रेड्स कम आने लगे, मेरे स्कूल के लड़कों ने मेरी बदनामी करना शुरू कर दिया, पर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था कि लड़कियां मेरे पीछे पागल हैं, शायद पहले से भी ज़्यादा। जहान को, ईबो चिल्लाया, और जहान हंसने लगा। ठीक है, इस बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, तुम जेलस बहुत अच्छे लगते हो। जहान ने अब ईबो को अपने और करीब खींच लिया और अपनी स्टोरी कंटिन्यू की। एक दिन मेरे स्कूल के टीचर्स इस सब से पक गए और उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बुला लिया। मेरे पेरेंट्स मुझ पर बहुत ज़्यादा चिल्लाए। ये खबर न्यूज़ में भी वायरल हुई कि उन्हें अपने इकलौते बेटे का ध्यान रखने में मुश्किल हो रही है, उन्हें वक्त नहीं मिल रहा है। इस बात से उनकी शोहरत और भी बढ़ गई, उनके फॉलोअर्स और भी बढ़ गए। अचानक से इतनी शोहरत पाकर वो जैसे पागल ही हो गए। अब वो अपने पॉलिटिकल कैंपेन के लिए मेरा भी इस्तेमाल करने लगे। वैसे तो मैं उनकी मदद नहीं करना चाहता था, लेकिन इस ज़रिए ही सही मैं उनका ध्यान खींचने में कामयाब रहा, इसलिए मैंने अपने आप को बदलने का सोचा। मेरे पेरेंट्स भी बदल गए, मेरा ध्यान रखने लगे, खासकर मेरे होमवर्क का। मैं इस बात से भी खुश था तब तक जब तक प्रेसिडेंट ने खुद उन्हें नहीं बुलाया और वो दोनों प्रेसिडेंट के साथ बिजी नहीं हुए। मैं फिर से एक बार अकेला पड़ गया।
और उनका अटेंशन पाने के लिए मैंने फिर से एक बार स्कूल बंक करना शुरू किया। इसी दौरान मेरी हाओशॉन से मुलाकात हो गई। वो एक अनाथ लड़का था, 17 साल का था। स्कॉलरशिप लेकर मेरे स्कूल में पढ़ता था, काफ़ी स्मार्ट भी था। हम दोनों बार बार मिलने लगे। उसने मुझ में अपना छोटा भाई पाया और मुझे ऐसा दोस्त मिल गया जो मुझे पैसों के ज़रिए जज नहीं करता था। क्योंकि अनाथ आश्रम में होने की वजह से उसने न कभी टीवी देखा था और ना ही कभी न्यूज़पेपर पढ़ा था, इसलिए उसे मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं था। हाँ, वो बस नाम से मुझे जानता था। उसे मेरे बारे में तब पता चला जब उसने मुझे काफ़ी सारी लड़कियों के साथ देखा। उसने मुझसे पूछा कि मैंने उन्हें सेड्यूस कैसे किया। तब मुझे अपनी असली आइडेंटिटी उसे बतानी पड़ी। लेकिन उसने कभी भी मुझसे पैसों की डिमांड नहीं की, ना ही मेरे फेमस होने का उसने फ़ायदा उठाया। वो बस चाहता था मैं उसके लिए कुछ गर्ल्स अरेंज करूं। मैंने भी वो कर दी। तभी हमें उसके स्किल्स के बारे में पता चला। उसके स्किल्स? ईबो ने पूछा। जहान ने कहा, पता नहीं, उस बास्टर्ड में ऐसा क्या है, लड़कियां उसके पीछे पागल होती है, लेकिन वो किसी को भी एक बार से ज़्यादा टच नहीं करता। यहाँ तक कि मैं भी उससे जेलस होने लगा। मैंने चुप चुप कर उसे देखने की भी कोशिश की। तब उसने हंसते हुए कहा, मुझे उसे छुप कर देखने की ज़रूरत नहीं है। चाहो तो मैं उसे ओपनली भी देख सकता हूँ। लेकिन मैंने उसे देखना छोड़ दिया क्योंकि उनको देखकर मैं कुछ सीखने की बजाय और ज़्यादा हॉर्नी फील करता था। आज भी उसके पास वो स्किल है और आज भी मैं उससे जेलस होता हूँ, जहान ने कन्फेस किया। तो ईबो ने कहा, तुम्हें उससे जेलस होने की ज़रूरत नहीं है। उन स्किल्स के बिना भी तुम बहुत अमेजिंग हो। जहान ने हंसते हुए फिर से एक बार ईबो को किस करना शुरू किया और फिर खुद ही किस ब्रेक करते हुए कहा, मुझसे फ्लर्ट करना बंद करो, वरना शायद मैं अपनी स्टोरी कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाऊँगा। अब ईबो ने जहान की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी पूरी स्टोरी सुननी है। जहान ने कहा, ठीक है, लेकिन इसके बाद मुझे रिवॉर्ड चाहिए। देख लेंगे, ईबो ने कहा। तो जहान की भौहें सिकुड़ गई। अभी वो आंखें बंद करता हुआ बोला, मैं सुन रहा हूँ। जहान चकल करते हुए अपनी आगे की स्टोरी सुनाने लगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।